हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग। देखिए, यूपीएससी मेंस का आधा एग्ज़ाम तो हो चुका है। एसए पेपर हमारा फ्राइडे को था। जीएस 1, 2, 3, 4 हमारा हो चुका है। अभी जो एक ब्रेक मिला हुआ है एग्ज़ाम्स के बीच में, और उसका जो एग्ज़ाम होगा आपके लैंग्वेज पेपर का होगा आने वाले सैटरडे वाले दिन, और संडे के दिन होगा ऑप्शनल का पेपर। तो जो हमारी पेपर अभी तक हुई है एसए का, जीएस 1, 2, 3, 4, मैं यहाँ पे उसको डिस्कशन में लेके आऊँगी एसएलवी आईएएस चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा एसए पेपर को लेके मैं एनालाइज करूँगी। आपको ये एसए पेपर काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा ऑलरेडी। जो है वी सर ने भी इसकी सेशन जो है अपने चैनल में लिया हुआ है। बट एज ए कैंडिडेट जब आप वो हॉल में जाते हो, ठीक है, जब आप एक मेंस के एग्ज़ाम्स को दिमाग में रखते हुए, जब वो एक नॉर्मल जो सिचुएशन बनेगी, जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम्स देने जाओगे, तो ना तो ये टॉपिक रिपीट होगा, ठीक है, ना तो ये कंटेंट रिपीट होगा, लेकिन तब भी हम क्यों इतना डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके? क्योंकि हमें देखना है ये सारे टॉपिक्स में कि यूपीएससी हमसे एसए में क्या डिमांड कर रहा है। और वो जो एक एनवायरनमेंट बनेगा जब आप वहाँ पे सारे साइकोलॉजिकल फीलिंग्स के साथ में जब आप मेंस का पहला पेपर देने बैठोगे, तब आपको ये टॉपिक कैसे सॉल्व करता हुआ आपका माइंड बताएगा, वो सारे पैरामीटर के साथ में मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत करना। ना कि एसए बल्कि जीएस 1, 2, 3, 4 मैं ये भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन क्यों आया था यूपीएससी में इस बार, और आप लोग इसमें से क्या सीख सकते हो अगले आने वाले मेंस एग्जाम्स के लिए जो कि आपका होने वाला है। ओके, तो कहीं पे भी आपने अगर डिस्कशन देखा है, सब लोग एकदम जल्दी जल्दी में डिस्कशन लेके आते हैं जस्ट बिकॉज कि बच्चों को एक पेपर दिखाया जाए। अच्छी भी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी डीप जो एक एनालिसिस होती है, जो एक डीप डिस्कशन होता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और माइंडेड हियर जिसने ये फीलिंग झेला है और वो पास करके निकला है, मेंस क्रॉस किया है, और मैं यहाँ पे एक रैंक होल्डर हूँ, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे एक मेंस में और एक इंटरव्यू में आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके, तो देखते हैं जल्दी जल्दी कि कैसे क्वेश्चन आए थे और वो क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना चाहिए था। तो पहले तो हम ना टॉपिक देख लेते हैं। कोई टॉपिक ऐसा है कि हम एसए का कोई भी टॉपिक हम पहले से पढ़ के नहीं जा सकते, हमें नहीं पता वो एसए की टॉपिक कैसे आने वाली है। बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब एसए को कैसे लिखना चाहिए, बस यही पैरामीटर में आप अपने आप को प्रैक्टिस में डाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं अभी टॉपिक आपको दिखाऊंगी, ये आप टॉपिक देख सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ जो बातें हैं मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एसएलवी आईएएस में वीर सर लेते हैं एसए को। और अगर आप एसए के साथ में कोई मतलब यहाँ अपने रैंक में या फिर अपने सक्सेस को पीछे नहीं रखते हुए अगर आप देखोगे, तो एसए की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएलवी आईएएस में वो एसए की क्लास देख सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि हमें लगता है मेंस की टॉपिक है तो मेंस के सामने देख लेंगे, लेकिन अभी आपको टाइम है वो एसए की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग आके अगर यहाँ पे अगर आप एसए की क्लास देख रहे हो, बाकी क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि जो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करते हुए, कि लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एक दो सब्जेक्ट जो टीचर जो है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाते हैं। आजकल मेरे हिसाब से मेंस की जो टॉपिक है, अगर मोस्टली अगर एक या दो टीचर ही वो सारे कवर करें, तो क्या होगा, हमारा जो भी एग्ज़ाम होगा वो हम उसके तरह से सीखने लगेंगे कि मेंस के आंसर कैसे होनी चाहिए। अलग अलग टीचर से आप अलग अलग चीज़ें देखोगे तो हर कोई अलग अलग बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मेंस बहुत ही ज़्यादा, ये मेरी मानना है कि बहुत ज़्यादा टीचर्स के साथ में आप उसको एक्सपेरिमेंट ना करते हो। अगर कोई एक टीचर ही आपको कम्प्लीटली कोई एक दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट भी पढ़ा देगा, तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, तो वो जो एग्जाम्पल्स आपको वो तीन सब्जेक्ट के बारे में बता सकता है, वो एग्जाम्पल्स आप तीनों पेपर में लगा के देख सकते हो। इंटरलिंकिंग ऑफ द करंट अफेयर्स इसमें आ जाएगा, ठीक है।
तो ये भी एक आजकल एनालिसिस वाली बात है। जितना भीड़ भाड़ जो है यूट्यूब में चल रहा है, कोचिंग क्लासेस में चल रही है, ये इतने ज़्यादा बच्चे अपीयर होने के बाद भी सक्सेस रेट क्यों इतना कम हो रहा है, उसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्से में क्या डिमांड है एस्से की? तो मैं ना हमेशा एक आप लोगों को बोलती हूँ कि देखो, मैं ना लॉजिकली बात करती हूँ, मतलब बिना आधार का, या फिर वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखने के बाद में मैंने सक्सेस अपना टेस्ट किया यहाँ पे, तो इसलिए मुझे पता भी है कि क्या सक्सेस होता है और क्या फेलियर भी होता है। अगर एक टॉपिक, मान लो कि ये ट्रूथ नोस नो कलर, अगर ये टॉपिक मैं एज एन एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये टॉपिक एस्से में आया और यही टॉपिक आपको क्वेश्चंस की तरह या तो GS 4 में दे दिया, क्योंकि ये थोड़ा फिलोसफिकल टॉपिक है, तो GS पेपर 4 में एथिक्स में अगर दे दिया कि ट्रूथ हैज़ नो कलर, एक्सप्लेन या एनालिसिस विथ इलस्ट्रेशन, ठीक है, यही क्वेश्चन को हम GS लेवल का बना दिए। ओके, अगर मान लो कि यही क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो, क्या बोलते हैं कि आप ऑप्शनल में, मान लो कि किसी तरीके से आपसे ऑप्शनल का क्वेश्चंस ये बना के पूछ लिया, तो आपकी ऑप्शनल कुछ भी हो, उसमें मान लो कि कोई थिंकर पर्सपेक्टिव से या फिर कोई भी एंगल से अगर ये क्वेश्चन को बना के पूछ लिया, तो ये एक क्वेश्चन ऑप्शनल का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या सीखना है, उसके बाद डिस्कशन में जाएंगे। सबकी अलग अलग कंटेंट होगी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये कैसा, एक ही टॉपिक है, इसका कैसा अलग अलग कंटेंट, लिखने का तरीका। तो यूपीएससी अगर एस्से में, अगर आपका एक एस्से पेपर दे रहा है जिसमें कि 2 एस्से लिखने के लिए बोल रहा है, तो वो दो, एक तो पहले मैं बोल रही हूँ कि वाई में जाके देखना, ये पूरा एग्ज़ाम जो है ना, प्रोसेस आपकी क्वालिटी चेक करने के लिए, आप कौन सी क्वालिटी एस्से में चेक होगी बताती हूँ। तो पहले ना यूपीएससी के लेवल में आइए, यूपीएससी की थिंकिंग में आइए, तब जाके आपसे एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते रहने से तो इतने सारे मटेरियल है, इतने सारे कोचिंग क्लासेस है, इतने सारे टीचर्स है, फिर भी भाई क्यों बच्चों का रिजल्ट जो है अभी तक इतने अटेम्प्ट दे दे के जो है यहाँ पे पास हो रहा है, तो कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ ये है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, पहले वो सोचो कि अगर एस्से में आप, ये एस्से की एक पेपर रखी गई है, तो एस्से से आपका क्या डिमांड होता है, पहले वो जानो, उसके बाद एस्से में क्या क्वेश्चन आया था, उसको कैसे लिखना चाहिए वो देखो, ठीक है। तो आज मैं एस्से की उसमें जाऊंगी, कल GS पेपर 1 के साथ जब डिस्कस करूंगी तो वापस इस टॉपिक के ऊपर आऊँगी। फॉर एग्जांपल अगर एस्से में आपको एक पेपर दिया गया है यूपीएससी एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम्स में, तो एस्से में क्या चेक होता है, क्या क्वालिटी चेक होती है कि आप कितना डीपली, ठीक है, डीप एनालिसिस कर सकते हो ये टॉपिक का। डीप एनालिसिस मतलब सारे डायमेंशन में आपको इसको देख के चल रहा, ठीक है, इसका हर एक एस्पेक्ट आपको एस्से में ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल इसमें, इसी में आपका एक एनालिसिस हो जाता है कि आप कितना ऐसे सोच के देख पा रहे हो, या फिर आप एक जो पेड़ होता है ना, पेड़ में कितने तनाएं होते हैं, तो 2 पेड़ आप एक एग्जांपल में ले लो, एक जो घना नहीं है, जो एकदम सीधा लंबा ऐसा जा रहा है, ठीक है, और एक घना होके उसके तनाएं मतलब बहुत ज़्यादा घना होके जा रहा है। बस एक ऐसे आप उसी पेड़ के साथ में तुलना कर सकते हो कि एक इंसान की थिंकिंग, हमारी जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो, उसकी थिंकिंग कितने तरह से हम उसको देख परख के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पॉलिटिकली बहुत अच्छा होगा, इकोनॉमिकली अच्छा होगा, तो क्या सोसाइटल अच्छा है, क्या वो इंटरनेशनली सोच सकता है, क्या वो नेशनल लेवल में सोच सकता है, क्या वो लोगों की तरफ, सेक्शंस ऑफ पीपल्स को लेके सोच सकता है, क्या वो हिस्ट्री के लेवल में सोच सकता है, क्या वो जोग्राफिकल लेवल में सोच सकता है। तो ये पूरा का पूरा आप बता दो कि 360 डिग्री एंगल में जितने आपके जीएस के सब्जेक्ट है, जो कि हमारे GS 1 2 3 4 में डाला गया है, वो सबको मिला के क्या ये जो है एस्से में अपने थॉट, अपनी फीलिंग, क्या अपने एक बैलेंस थॉट यहाँ पे दिखा सकता है कि नहीं, वो चेकिंग होती है एस्से में, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक ऐसे लिखा देते, 2 ऐसे क्यों लिखा रहे, और वो भी दूसरी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि 1000 and 1200 वर्ड्स, इसका मतलब आप मिनिमम 10 पेजेस लिखोगे एक ऐसे में, 10 से 12 पेजेस लेके चलो, तो सारे के पेपर जो है ना उसमें दिया जाता है।
तो एस्से का जो टॉपिक होगा आपका क्वेश्चन पेपर में, आप कौन से एस्से चूज़ कर रहे हो, वो एस्से की टॉपिक आप यहाँ पे लिख के उसमें से आपको 10-12 पेजेस वहाँ पे होगी। उसके बाद दूसरे एस्से के लिए आपको सेक्शन बी दिया गया होगा, वहाँ पे आपको सेक्शन बी वाला एस्से उठा के वापस लिखना है। मतलब इसमें वापस आपकी एक एस्से अगर देख लो तो इंसान क्या करता है, अपनी पूरी पॉजिटिविटी वो एक एस्से में डाल दिया, क्योंकि उसको अपना इमोशंस वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई मतलब एक तो सुबह आ गए, ठीक है, फ्रेश माइंड है, एक एस्से में जो है पूरा का पूरा जितना आता था डाल दिया। अब ही सेक्शन बी में आना है। आप खुद सोच के देखो कि आप यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, आपकी थिंकिंग जो है सोचने लेवल की बची नहीं होगी, क्योंकि आपने जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड एस्से में वापस वही पहले से शुरू करो। तो क्या आपके अंदर ये दम है, ठीक है, गट पावर जो बोलते हैं ना, आपकी गट फीलिंग और आपकी जो एक मेहनत और हार्डवर्क वाला जो, कि वापस आप यहाँ पे थके हो लेकिन क्या आप शुरू से वो काम स्टार्ट कर सकते हो, ये आपका सेकंड एस्से में टेस्ट होगा। तो बहुत बार क्या होता है, हम इसमें एक एस्से में पूरी चीज़ें, इमोशंस, अच्छी राइटिंग, ये सब डाल देते हैं। सेकंड एस्से में हम थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे थिंकिंग्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप टॉपिक देखते साथ आपका दिमाग यहाँ पे चल रहा है, आप वो इमोशंस को वापस कैरी करके अपने काम कंप्लीट करने के ऊपर फोकस कर रहे हो कि नहीं, ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है, इसी से मैं बता रही हूँ कि एस्से में पहले तो एक चीज़ एथिक्स की क्लास में मैं बोलती हूँ कि 1% एप्टीट्यूड और 99% आपका एटीट्यूड, ये लेके जाएगा आपका यूपीएससी में क्लियर करने के लिए। तो ना अपने अंदर में ना, मैं यहाँ पे केवल क्लास, यहाँ ये क्लास है तो क्या हो जाएगा यार, ये सारे मटेरियल तो सब जगह मिलते हैं, सब आपको बता देंगे इसमें क्या लिखना है नहीं लिखना है। लेकिन जो हिडन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है यूपीएससी जो करता है, वो यही है कि एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं, ये याद रखना। और एस्से से यही चेक होती है। अगर जीएस में ये टॉपिक आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें जो लेवल पूछा है वही लेवल से आपको डिस्कस करके जाने हैं। इसमें आपको मल्टीपल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा सूझने की ज़रूरत नहीं है, और टाइम भी वो लोग वहाँ पे नहीं देते। टाइम जितना कम होगा आपका दिमाग उतना फास्ट सोच सकता है कि नहीं, वो टेस्ट हो रही है। और टाइम कम होते हुए कंटेंट आप उतना फास्ट वहाँ पे सोच के डाल सकते हो कि नहीं, वो टेस्ट होता है। और जो क्वेश्चन नहीं भी आता है, क्या आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर जो क्वेश्चन आ रही है आपको उसी के पीछे पड़े हो, ये सारी क्वालिटी वहाँ पे टेस्ट होती है। यूपीएससी ने ये जो पूरा पैटर्न लगाया है, दिस इज जस्ट चेकिंग द एप्टीट्यूड ऑफ अ पीपल हु आर क्वालिफाइंग फॉर टू टेक कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि भाई आप लोग देश की जान हो। तो देश का जान, जैसे आर्मी ट्रेनिंग चलती है, वो आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में चलती है, हमारी यहाँ पे माइंड में चलती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्टार्टिंग में कि आपसे यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट किया जाए। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब कि साइकोलॉजिकली फिलोसफिकल आइडियाज़ के साथ में आपको स्टेटमेंट दिया जाता है। और सेक्शन बी में आपको 4 टॉपिक होते हैं। इसमें से आपको कोई एक टॉपिक को चुन के आपको उसमें 1200 वर्ड्स में मैक्सिमम आपको एस्से को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो दोनों ही एस्से का डिमांड यहाँ पे यही है कि आपको 2 एस्से लेने हैं, और 2 एस्से का जो वर्ड लिमिट है वो यही है कि आप मैक्सिमम 1000 से 1200 के बीच में अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दो, क्योंकि पेजेस नहीं होगी तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक, अब देखो हर टाइम ऐसे ही मिलेगा, आपको एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट मिलेगी। अब ये ना एस्से की ये जो पेपर है, इसमें से जो टॉपिक है ना, आप इसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। एक होता है ना कि कंटेंट आप कहाँ यूपीएससी आपको खुद दे रहा है ये टॉपिक, और आप इसको एथिक्स में कोई एग्जाम्पल्स में भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले टॉपिक आया था ट्रूथ नोज नो कलर, ठीक है। दूसरा था कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज द सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना युद्ध के सर्वोच्च कला है। देन वर्ल्ड थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है, ठीक है। देन बट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। ये 4 टॉपिक आया था। इसमें से हमें ऐसा लगेगा कि
सबसे पहले मैं बात करूँगी कि टॉपिक को कैसे चुनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जाएंगे टॉपिक में क्या लिखना है। सेक्शन बी में आया था कि गंदे पानी को अकेला छोड़ देने से ही उसे सबसे अच्छा साफ़ किया जा सकता है, ठीक है। मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। देन उसके बाद द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नोज। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन भी नहीं सिखाते, ठीक है। देन इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक डेस्टिनेशन के रूप में। देन कंटेनमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज़ आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ठीक है। इसका 4 टॉपिक हमें दिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी कि टॉपिक को चूज़ कैसे करना चाहिए, टॉपिक को चूज़ कैसे करना चाहिए, ठीक है। आप जब ऐसे लिखने जाओगे ना, तो नहीं चाहते हुए भी आपका जो वो सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शनल के साइड से जाएगा। ऑप्शनल इतना आप 3-4 महीने पढ़ लोगे कि ऑप्शनल के लेवल से आप यहाँ पे सोचना शुरू कर दोगे। तो खास करके इतना याद रखो कि ऑप्शनल वाला टॉपिक अगर आपको लगता है कोई पॉलिटिकल है तो आप लिख सकते हो, कंटेंट है, लेकिन क्या आप उस टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन से सोच सकते हो, तो ही वो चूज़ करना वो टॉपिक, ठीक है। अदरवाइज़ कोई जनरल टॉपिक चूज़ करना। तो टॉपिक चूज़ करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला, आपको लिखना नहीं शुरू करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा पेज पलट के, जो लास्ट पेज रफ पेजेस दी जाएगी उसमें आपको सोच के देखना है कि आप ये सारे टॉपिक के बारे में, मतलब जो बेस्ट 4 में से, सबसे पहले सेक्शन ए में से कोई 4 में से कोई 2 बेस्ट चूज़ करो इसमें, कि कौन से 2 बेस्ट आप सोच के देख सकते हो, ठीक है। अब सोच के कैसे देखना है कि आप इसमें से कितनी डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो। आप इसको थोड़ा हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, एनवायरनमेंट, एथिकल, आपके कितने भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर वे, देन जितने भी जीएस के टॉपिक है, हिस्ट्री हो गया ना, देन और क्या बचा, जोग्राफी भी हो गया, सोसाइटी, ठीक है। देन उसके बाद आपका इंटरनेशनल, नेशनल, क्या आप ऐसे थॉट लाते हुए, आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है वो टॉपिक देखते हुए कि आप इसमें कुछ अच्छा लिख पाओगे। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जब आप लिखने जाओगे तो कनेक्टेड पार्ट होना चाहिए। मतलब आपको एक लिखना जब शुरू कर लो, तब बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, एक टॉपिक ले लेते हैं, फिर आधा लिखते हैं, आता नहीं है, फिर काट देते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। ये सब मत करना। पहले ही 20 मिनट या 15 मिनट भी आप यहाँ पे अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ले रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब लिखने जाओगे तो बस केवल आपके स्ट्रक्चर्स देखते हुए आप अपने जो है उसको सोचते हुए साइकोलॉजिकल वे में आपको स्टार्ट करते करते आगे बढ़ना है। ऐसे ही लिखा जाता है, बीच में आप रोक नहीं सकते, रोकोगे तो एक पैरा से दूसरा पैरा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रूथ नोस नो कलर, ये अगर आप ले रहे हो, या फिर द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, कुछ भी हो, आपको इसका इनर डीपेस्ट फीलिंग निकाल के सामने रखना है पेपर में, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले टॉपिक वही चूज़ करना जिसमें से आपको बेस्ट सारे एंगल से कुछ ना कुछ पॉइंट याद आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं, ठीक है। आप उसमें से सही अलग अलग तरीके से आपको अच्छा टॉपिक मिला है कि आप इसको बहुत ज़्यादा जगह पे फिट कर सकते हो। मान लो कि ऐसा कोई टॉपिक है जहाँ पे आप केवल पॉलिटिकली उसको फिट कर रहे हो या फिर इकोनॉमिकली फिट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा उसमें से कंटेंट नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा टॉपिक चुनो जिसमें आप कंटेंट बहुत ज़्यादा उसमें निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक वहाँ पे चुनना है। तो यहाँ से एक टॉपिक हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर सेक्शन बी में एक टॉपिक आपने देख लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, उसी समय में दूसरे टॉपिक को भी सोच के, जो है ये सेक्शन बी में ना मैं ये वाला टॉपिक चुनूँगा बोल के पहले क्या करते हैं, वो टॉपिक भी सोचना शुरू कर देते। सबसे गलत है वो, सबसे गलत है, क्योंकि आप जब पहले टॉपिक पे जितना सोच सकते हो ना उतना सोच के आप पहले लिखना शुरू कर दो, वरना भूल जाओगे। सेकंड टॉपिक को देखेंगे। अब 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो आप कोशिश करना कि ये आप कम से कम 1 से 1 घंटा 15 मिनट में जो है एक ऐसे कंप्लीट कर लो। फिर आपका 15 मिनट जो है इसमें सोचने पे जाएगा,
वापस सेक्शन बी में, तो 1.5 घंटा हो गया। ऑलरेडी आपने यहाँ पे 15 मिनट ले लिया। तो इसका मतलब आपका एस्से अगर 9 बजे शुरू हो रहा है तो आपने 9:20 से लिखना शुरू किया और आपके पेपर पहला एस्से का कंप्लीट होना चाहिए कि 10:40 तक, 10:40 तक यहाँ पे आपने कंप्लीट किया, ठीक है, 10:40 10:45 तक। फिर आपने 11 बजे, नहीं ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 10:40 या 30 तक आपको कंप्लीट करना है। फिर आपने यहाँ पे 15 मिनट लिया, ठीक है, 10:45 तक आपने यहाँ पे सोचा, तो 9:20 10:20 10:45 में सोचा और 10:45 से जो है लिखना शुरू किया। तो आपका जो यहाँ पे एंड होगा 10:45 से 11 बजे तक सोचा, ठीक है, तो भी टाइम पूरा नहीं होगा। यस, 10:45 में आपको लिखना शुरू करना है और यहाँ पे 12 बजे से पहले आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। 5-10 मिनट थोड़ा अलाइनमेंट और थोड़ा सजाना वजाना जो ऐसे में हम कर लेते हैं वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जब आप पेपर, अब मान लो ये सब आपने टाइम मैनेजमेंट आपको ठीक से करनी है, उसके बाद अब लिखने पे आना है। हम क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंस और आपकी क्वालिटी दिखाता है वहाँ पे। जैसे कि आपके पास अगर कोई आपका पेन है, आप उसको कितना अच्छे से रख रहे हो, आपके जो पेपर है, बुक है, उसको कितने अच्छे से रख रहे हो, ये सब आपको एक एटीट्यूड लेके जाएगा कि आप वो टेंशन में भी सबसे पहले पेज 1 में जाओ। पेज 1 में प्यारा से अच्छा सा कैपिटल लेटर में, ठीक है, उसको हेडिंग को लिखो, जो भी हेडिंग, जो भी एस्से आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्से अटेम्प्ट कर रहे हैं ट्रूथ, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो कि जो एक फर्स्ट लेटर है उसको आप कैपिटल थोड़ा बड़ा कर दो, लेकिन बाकी सारे कैपिटल्स में ही रखना, ठीक है। नो, अगर आपने ऐसा किया और इन्वर्टेड कॉमा लिया और यहाँ पे मतलब अच्छे से उसको स्केलिंग किया, और अगर आप ये चीज़ सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर देखते साथ बड़ा अच्छा लगता है एग्जामिनर को। फॉर एग्जांपल आपने अगर ब्लू से लिखना है तो ब्लैक पेन से आप इसको थोड़ा सा डार्क करते हुए ये जो इसका जो हेडिंग है उसको प्यारा से लिखो, ठीक है। अगर आप ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से लिख दो, ठीक है। अब ये लिखा, अब ऐसे मैं पहले वाला टॉपिक ले रही हूँ, तो इसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो ये एक मैं एग्जांपल्स देके आपको समझा दूँगी ताकि आपको पता चले कि एग्जांपल्स में मतलब ये वाले टॉपिक को कैसे सोच के देख सकते हो, आप कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगी वापस, द ट्रूथ नोस नो कलर, ठीक है, हेडिंग वहाँ पे लिख दिया। अब देखो कि ऐसे में कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, अब इसको सच्चाई की कोई मतलब सत्य कोई रंग नहीं जानता है। ओके, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं बताती हूँ कि जैसे ही हेडिंग आपको डीकोड कैसे करना है या फिर स्ट्रक्चर कैसे करना है। देखो, जो भी कीवर्ड है, कीवर्ड पहले तो एस्से में जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे 15-20 मिनट, तो ये एक तरीका है। ये जो कीवर्ड है इसको आपको डिफाइन करना चाहिए। एक प्यारा सा एस्से, बहुत लोग क्या करते हैं बस जीएस टाइप का लिख के आ जाते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा एस्से लिख के आया है। एस्से का उनको मार्क्स मिलता है 20, 40, 50, 60, 70, दोनों एस्से का मिला के 80, 90 एस्से की वजह से डूब जाते हैं मेंस के एग्जाम्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको कीवर्ड्स देखो कि ये कीवर्ड्स आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कलर का क्या मतलब है, इसका आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो ट्रूथ मतलब क्या, तो आप ना इसका मीनिंग लिख सकते हो कि इसका जब स्टार्ट करोगे तो सत्य मतलब क्या है। सत्य या ट्रूथ इज डिफरेंट सबके
लिए अलग अलग होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि सत्य एक गरीब के लिए क्या होता है, सत्य एक अमीर के लिए क्या होता है। मतलब ना इस तरीके से आपको एक वर्ड को डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका पहले का जो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, अभी तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग बता रही हूँ, लिखना कैसे फिर उसमें स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कैसे देना बताती हूँ। तो ट्रूथ मतलब क्या, व्हाट। तो सबसे पहले हम टॉपिक को व्हाट में देखेंगे। व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट डू यू मीन बाय मुझे पता है, ट्रूथ नोस। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलर, मतलब ये आप डीप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके नज़र से आप क्या दिखाना चाहते हो, कि सत्य क्या है, जानना क्या होता है, और कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एक एंगल आपको व्हाट में देखना है। तो इसका मतलब ऐसे जो है व्हाट में भी देख रहे हो। फिर आपको जब उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे का इतना डायमेंशन आपको सोचना चाहिए। मैं अभी कैसे सोचना है वो बता रही हूँ। वाई में देखना पड़ेगा। तो वाई, हाउ, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, ठीक है। अब ये व्हाट में करते हुए, वाई और हाउ में करते हुए वापस इसमें आप एक आइडियोलॉजी डाल सकते हो। वाई हाउ में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, नेशनल, एथिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, सारे एंगल आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो वर्ड ऐसे में दिया है ये बार बार इसको ही यूज़ करना ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें साइकोलॉजिकल वे में भी हम इसको समझा सकते हैं, फिलॉसफिकल वे में समझा सकते हैं कि सत्य आपके अकॉर्डिंगली क्या है, सत्य गरीब के अकॉर्डिंग क्या है, सत्य देश के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। उस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो एक तो वाई, हाउ, वेयर, ये वाले एंगल से आपको वर्ड्स को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। वो वर्ड्स का मतलब आपको समझाना है। तभी यहाँ पे सत्य को दिया गया है, नोस दिया गया। ये वर्ड हम छोड़ देते हैं एक्चुअली, हम सीधा बस पॉलिटिकल उसमें जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक ये आपने सोच लिया। फिर यहाँ से डायमेंशन डालना शुरू करो कि सत्य क्या होता है, ठीक है, सत्य क्या होता है, जानना क्या होता है, कलर क्या होता है। उसके बाद देखो कि सत्य, यही वर्ड में हमें घूमना है, सत्य, जानना और इसके कलर। पॉलिटिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि उसके एग्जाम्पल्स कि एक देश के लिए एक राजनीतिक तरीके से सत्य क्या होता है, और वो सत्य का कोई कलर कैसे कोई नहीं बता पाता। तो ट्रू नोट्स नो कलर, जब हमारी सत्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो ये आप इसको अभी अलग से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इस तरह से एंगल में आप सोचना शुरू करोगे। इसके साथ ही साथ अगर ये सारे एंगल के साथ में आप कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज इस तरीके से भी लेके जाना चाहते हो, तो इसी में आपका कम से कम 3-4 पेजेस, 2-3 पेजेस आप इसके वर्ड्स के साथ में खेल सकते हो, ठीक है। देन 2 पेजेस के बाद में वापस आप इसके ये वाले डायमेंशन में आ सकते हो। अभी कंटेंट क्या लिखने दिखाऊंगी, पहले सोचने बता रही हूँ। फिर उसके बाद मान लो कि इसमें से 5-6 पेजेस हो गए, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे बना के चलना है कि कम से कम कंक्लूजन आपको 1.5 पेज पहले शुरू करना है, तब जाके कंक्लूजन में पहुँचोगे। तो अब क्या करना है, देखो, जो कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एस्से में, जो कि जीएस में नहीं होता और एस्से में होता है, वो ये कि इसके अदर साइड भी देखना, या अदर साइड ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो यू नीड टू राइट। क्या है अदर साइड, जैसे कि अगर एक साइड आपको ये दिख रहा है कि सत्य का कोई जो है कलर नहीं, तो बार बार आपको ना ये बात बोलनी पड़ेगी, नहीं तभी आप उसको लिख पाओगे। तो सत्य कोई कलर नहीं जानता, या ट्रूथ नोस नो कलर। कभी कभी आपको ये पॉजिटिव लग रहा है तो आपको उसको नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा, कि इसको ना ये एंगल भी देना पड़ेगा कि द ट्रूथ नॉट नोज एनी कलर। मान लो कि बना के देखो, कुछ बनता है तो फिर लिखेंगे, ठीक है। सत्य कोई रंग नहीं जानता, इसको आप बोलोगे सत्य रंग जानता है, ये वाला एंगल मैं बोल रही हूँ। सत्य रंग भी जानता है, इसको आप क्या सोच के देख सकते हो, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं सत्य कोई कलर नहीं जानता, ट्रूथ नोस नो कलर। आई एम सेइंग ट्रूथ नोस कलर, वन एंगल,
ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य कभी कभी बनाया भी जा सकता है, कलर दे दिया जाता है सत्य को। इसका ये मतलब अब समझ रहे हो कि ये टॉपिक जब मैंने यहाँ पे आपको बनाया तो इसमें से अभी वापस आपको थिंकिंग आना शुरू हो जाएगा। इसमें से आप सोचो कि आप इसको कैसे लिख पाओगे, आपके पास क्या एग्जाम्पल है। कभी कभी जब यहाँ कोई कोर्ट में केसेस होते हैं तो जो सत्य होता है वो सामने ना आते हुए उसको एक कलरफुल सत्य बनाया जाता है, उसको एक आर्टिफिशियल सत्य बनाया जाता है। जब एक इंसान नैतिकता को भूल जाता है और वो झूठी गवाही देता है, देखो मैंने एग्जाम्पल बना दिया। तो जब हम यहाँ पे ये चीज़ लेके आएंगे ना तो बहुत कम बच्चे होंगे जो ये टॉपिक के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। इसको बोलते हैं कि एस्से में यहाँ पे आपने बाजी मार ली, ठीक है। तो सत्य भी ट्रूथ नोस कलर, तो ये कभी कभी बनाया जाता है आर्टिफिशियल कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपको रीसेंट टाइम पे ऐसा कोई केस याद आ रहा होगा जो कि झूठी केस थी लेकिन उसके बाद में वो जीता गया, ठीक है। खासकर ये चीज़ें होती है जब कोई मैन के ऊपर, कोई पुरुष के ऊपर में कोई इल्ज़ाम लगता है कि उसने अपनी पत्नी को, ठीक है, या उसने हैरेसमेंट किया। तो ये ना बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज नेचर का दिमाग होता है कि इंसान अगर कोई महिला कुछ चिल्ला के बोल रही है तो लोग उसको सत्य मानते हैं। देखो ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो सत्य भी कलर, सत्य नोज नो कलर, ट्रूथ नोज नो कलर, ट्रूथ नोज द कलर, कि अभी यहाँ पे उनको भी टिट फॉर टैट की तरह पे कभी कभी क्या होता है दिखाना पड़ता है, अदरवाइज सत्य जो दुनिया समझ रही है वही सत्य रह जाएगा। तो इसमें आप जॉनी डेप केस के बारे में लिख सकते हो जिसने अपनी जो है सत्य दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, मेरी वाइफ जो है यहाँ पे गलत है। उसके बाद जब बैंगलोर का एक केस आया था जिसमें उसने अपने सत्य को यूट्यूब में बताया, 2 घंटे उसने वीडियो दिए और फिर उसने सुसाइड किया था, ठीक है। अब जो सत्य सामने आता है, आप जितना लाइव एक टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ लेके जाओगे, जैसे कि सोसाइटल एंगल के जितने भी ट्रूथ होते हैं, ठीक है, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो आप इसको एक ऐसे एंगल में भी जोड़ सकते हो जो कि एक महिला से रिलेटेड है, एक मैन से रिलेटेड है। तो आपने जो पहले जो टॉपिक इसमें एंगल दिया था वो आपने वर्ड्स को लेके दिया है और साथ ही साथ आपने क्या लेके दिया है, बहुत ज़्यादा जीएस एंगल में भी आपने वो टॉपिक को देखा। अब लोगों के एंगल से देखो, बच्चों के एंगल से देखो, ठीक है, ओल्ड एज सेक्शंस के एंगल से देखो, इस तरीके से आप लोगों के एंगल से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। देन देश के एंगल से देखो, इंटरनेशनल लेवल से देखो, तो कहीं ना कहीं वो ट्रूथ नोज द कलर ये भी जो है सामने आप दिखा सकते हो। ये इसको लेके और क्या आप एंगल डाल सकते हो, देखो। तो जितना आप अलग अलग एंगल इसमें लगाओगे उतने अलग अलग तरीके से आप ऐसे को बता सकते हो। था ना एक अलग सा मतलब नज़रिया। देन उसके बाद कुछ और बना सकते हो क्या, कुछ और एंगल दे सकते हो। तो सत्य कोई कलर नहीं जानता, सत्य सारे कलर जानता है। तो ट्रूथ नोस ऑल कलर, ऑल कलर ये भी आप डाल सकते हो। एक पहले हमने क्या बनाया, ट्रूथ नोस नो कलर, फिर दूसरा हमने बनाया ट्रूथ नोस कलर, और उसको आप ट्रूथ नोस ऑल द कलर में भी आप डाल सकते हो। तो इसमें आप एक ही एंगल डाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप इसको लेके इस तरीके से डिस्कस करोगे, उसके बाद आप रियलिटी के साथ में उसको जीएस के एग्जाम्पल्स के साथ, डेटा के साथ में उसको बताओगे। लेकिन जब सोचना शुरू करोगे तो ऐसे में आप ना कभी कभी क्वेश्चन मार्क देते हुए भी एक पैरा को एंड कर सकते हो, फिर दूसरे पैरा को इसके आंसर के साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सोचने का मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, तो इंट्रोडक्शन आप या तो एक कोट्स के साथ कर सकते हो। ये टॉपिक को जो एक कोट, वो कोट अच्छा खासा कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड हो,
तो कोट आपने यहाँ पे लिखा, नीचे जो है वो पर्सनालिटी के नाम लिखा गया, आपने लिखा। मेक श्योर आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, ना तो कोट में ना तो वो पर्सनालिटी के नाम पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट करके आप उसको कोट से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, आप इसको एनेक्डोट्स, जिसमें आप एक छोटी सी कोई स्मॉल स्टोरी के साथ में उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो कोई भी प्रेजेंट साइड के साथ में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, या हिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर सकते हो, या पॉलिटिकली स्टार्ट कर सकते हो। मोस्टली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के साथ या प्रेजेंट के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री हो गया और फ्यूचर के साथ इसको एंड करते हैं। ये मतलब ये एंगल भी अलग से आता है, जिसमें हिस्ट्री मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी आप इसमें डाल सकते हो। तो आप जीएस के आंसर को ना क्वेश्चन मार्क देके नहीं एंड कर सकते, बट एस्से की जो आंसर है उसको कंक्लूजन स्टार्ट करने से पहले आपको 1.5 पेज पहले ही स्टार्ट करना चाहिए, जब आप एंड में जा रहे हो कंक्लूजन में। और कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन मार्क करते हुए भी उसको सोच के छोड़ सकते हो। तो पढ़ने वाला इंसान पढ़ते 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 क्या सत्य हमेशा एक, क्या सत्य को हमेशा एक कलर की ज़रूरत होती है, ये एंगल भी अलग से। ट्रूथ नोज नो कलर, समटाइम्स जो सत्य होता है वो अकेला ही काफ़ी होता है कि बिना कोई कलर का, मतलब वो कहीं ना कहीं वो सामने आ जाता है। तो क्या हमेशा सत्य को एक कोई कलर की ज़रूरत होती है, या फिर सत्य एक कलरलेस भी हो सकता है। इस तरीके से आप उसको एंड कर सकते हो। तो बॉडी का जो एस्से का जो पार्ट है उसमें आपने जितने सोचने हैं वो एंगल डाल के आपका जो पैरा है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बोलना क्या चाह रहे थे बोल के स्टार्ट किया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद कहीं भटक गए, वो भटकते भटकते फिर कहीं और वापस आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही से कनेक्शन के साथ में उसको आपको लेके जाना है। आपने जितने जीएस में टॉपिक पढ़े होंगे, जितने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जितने आपने वर्ड्स देखे होंगे, वो सब आप उस एस्से में झोंक डालो, तब जाके वो एस्से जो है बढ़िया सा मसालेदार बनेगा, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द क्वेश्चंस अभी आप देखते हैं कि कैसे इसको हम अटेम्प्ट कर सकते थे। तो एक वाला टॉपिक को ही मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा यहाँ पे, उसी को हम डिस्कस करेंगे। चलो दूसरे टॉपिक को भी मैं अभी थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसका जो टॉपिक था, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना सर्वोत्तम कला है, ठीक है। अब इसमें देखो वापस वर्ड पे जाते हैं, ठीक है, कि आर्ट ऑफ वॉर क्या है। मैंने बोला ना कीवर्ड को भी डिफाइन करो। आर्ट ऑफ वॉर, लड़ने की कला क्या होता है, क्या वो कला केवल युद्ध के मैदान में होता है, या फिर किसी को बिना युद्ध के मैदान से भी हम हरा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एनिमी का मतलब क्या होता है, एनिमी वो जो सामने से दिखता है, या एनिमी वो जो छुपा हुआ है। देखो इस तरीके से ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, तो ताकि ना आप एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सको एग्जामिनर को पढ़ते हुए दे, क्योंकि वो पूरी ऐसे पढ़ने से पहले वो इंट्रो बढ़िया सा पढ़ेगा। अगर उसको इंट्रो में ही फीलिंग आना शुरू हो गया कि वाह क्या स्टार्ट किया है इसका, तो मतलब यहाँ पढ़ना चाहिए, तो वो आपका ऐसे कम्प्लीटली वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा। फिर आपने उसको पहले ही सुला दिया अगर इंट्रोडक्शन में, तो वो नहीं पढ़ेगा उसको, ठीक है। एग्जामिनर जो है उसको पढ़ने के लिए हिचकिचाएगा, और अगर आपने बहुत अच्छे कंटेंट भी लिखे अंदर, तब भी वो आपके मार्क्स को ज़्यादा उठा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो आर्ट ऑफ वॉर क्या होता है, एनिमी क्या होता है, और विदाउट फाइटिंग क्या होता है, ये। अच्छा, फिर जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके दूसरे पार्ट भी आप देखना कि सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, बिना लड़े हुए, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू एनिमी विदाउट फाइटिंग, विथ फाइटिंग। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हमें शत्रु के साथ लड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, इंडिया सामने से नहीं जाता है किसी के ऊपर हमला करने, वो यहाँ पे डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम अपने, हाँ देखो पॉलिटिकली मैंने अभी ये चीज़ को देखा कि जब हम बिना लड़े, ठीक है, जीत सकते हैं, तो हमने अपने आइडियोलॉजी से वो जीतने की कोशिश की। हमने चाइना के साथ पंचशील पॉलिसी की, ठीक है, हमने नेहरू लियाकत पैक्ट किया कि पाकिस्तान के साथ में हमारी जब शुरू में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस थी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सब हमने किया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्रिन के साथ में, फॉरेन पॉलिसी के साथ में
डील करने को देखा। लेकिन कभी कभी शत्रु ऐसा होता है कि यहाँ वो समझ नहीं पाता, तो उसको इंडिया ने फिर एक पावरफुल कंट्री की तरह दिखाया जब इंडिया ने यहाँ पे अपना न्यूक्लियर जो वेपन है वो बनाना शुरू किया। और ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि कभी कभी जो भी लड़ाई होती है वो बिना लड़े शत्रु को हम जो है नहीं हरा सकते, तो मतलब हमें उनको बताना पड़ेगा। तो एनिमी विदाउट फाइटिंग, तो ये एक अच्छी बात है कि बिना लड़े हुए भी हम उनको हरा दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड योर सॉफ्ट पावर, बट सम टाइम हार्ड पावर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, हमने वहाँ पे घुस के मारा। इससे पहले तो आप बोल सकते हो कि इससे पहले इंडिया अगर सॉफ्ट पावर पे चल रहा था, तो अब इंडिया सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दोनों पे चल रहा है। तो कल्चर हम यहाँ पे, जैसे कि हमारी, आप इसमें एक माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि हम एक महिला को, एक औरत को दुर्गा का दर्जा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब वही दुर्गा शक्ति का भी रूप है, ठीक है। तो कभी कभी अपने शत्रुओं से, ठीक है, आप बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना सर्वोत्तम कला तो है, बट सम टाइम वो एक लड़ते हुए भी सर्वोत्तम कला मानी जाती है। ये सेकंड पार्ट है। इस तरह से भी, अगर इस तरह भी आपको देखना चाहिए, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसको तोड़ के देखने का, ये सबको नहीं आता है, ये जो एक आइडिया, इसमें तोड़ोगे तभी दिमाग में आएगा। बहुत सारे ऐसे वन साइडेड मिल जाएंगे आपको। अब ये वॉर, हाँ दूसरी बात, अब ये वॉर देखा, बहुत लोग इसको केवल पॉलिटिकल लेके जाओगे, मतलब वॉर देख लिया तो अब इसमें रशिया यूक्रेन वॉर डाल देंगे, इंडिया चाइना वॉर डाल देंगे, इंडिया पाकिस्तान वॉर डाल देंगे, वॉर वॉर वॉर। ये वॉर से आप क्या समझ रहे हो? ये वॉर घर का भी हो सकता है, ये वॉर कोई कंट्री का भी हो सकता है, ये जो लड़ाई है ना ये समाज का भी हो सकता है। वॉर को कितना आप अलग अलग काट रहे हो, अलग अलग डायमेंशन में तोड़ रहे हो। ये वॉर वर्ड केवल वॉर का मतलब नहीं है, लड़ाई का मतलब नहीं है, ये थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग है कि लड़ाई मतलब क्या, साइकोलॉजिकली आइडियोलॉजिकल वॉर होता है ना। ये वॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने बोला पहले आपको ये वर्ड्स को, टर्म्स को डिफाइन करना चाहिए, देन एनिमी का क्या मतलब होता है एंड फाइटिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन इसमें था थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी है। सबसे वापस कीवर्ड्स, ठीक है, थॉट, थॉट का क्या मतलब है, विचार का क्या मतलब है, तो इसको आप हिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हो, फिलॉसफी के साथ जोड़ सकते हो, प्रेजेंट टाइम पे विचार कैसे चेंज हो रहे हैं वो उसके साथ आप उसको एक कोट्स के साथ में निकाल सकते हो, या फिर कोई स्टोरी के साथ निकाल सकते हो, स्मॉल स्टोरी। अगर वो स्टोरी के साथ आप कर रहे हो तो याद रखना बड़े बड़े पैरा मत लिखना, कम से कम एक पैरा, इतना थोड़ा छोटा हो, कम से कम 5-6 लाइन का हो, और वो लाइन आपका एक पेज आते आते आप ये टॉपिक के साथ उसको कनेक्ट कर पाओ, वो स्टोरी को आप उसको एंड में, मतलब वो कम से कम फर्स्ट पेज में ही उसको कनेक्ट कर लेना है आपको, कि बताना है कि मान लो थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। जब दुनिया, ठीक है, विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी है, तो आप इसको ना ब्रिटेन के साथ में, तो थॉट ऑफ क्या था, मॉडर्न थॉट, मॉडर्निटी इन यूरोप, ये क्या किया, ये विचार आया और सारे विचार इसमें एक आइडियोलॉजी लेके आया, और वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो एक विचार है वो खोजता चला गया, एक दूसरा देश भी बनाता चला गया, कॉलोनीज बनाता चला गया। तो हिस्ट्री के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन तो आप इस छोटी सी स्टोरी के साथ में कुछ कनेक्ट करके भी इसको बना सकते हो। एक थॉट्स फाइंड द वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, इसको आप किसी और साइकोलॉजिकल तरीके से भी सोच सकते हो कि विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी है, साइंस के साथ सोच सकते हो, ठीक है। देन अलग से जो ये एंगल को आप अलग डायरेक्शन दे सकते हो, वो अलग डायरेक्शन में कभी कभी थॉट्स, तो इसके जो कीवर्ड्स है, थॉट्स है, फाइंड ढूंढना, ठीक है, ऑल क्रिएट्स वन ऑल्सो, तो इसको आप अलग से ये लिख सकते हो कि थॉट्स फाइंड द वर्ल्ड, विचार एक दुनिया नहीं खोजता है समटाइम, इस तरह से कुछ सोच के देखो, थॉट्स फाइंड द वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। समटाइम विचार एक दुनिया खोजता भी है पर बना नहीं पाता, मतलब वो थॉट्स फाइंड द वर्ल्ड बट कांट क्रिएट इट। ये एंगल्स भी आप सोच सकते हो। तो ऐसे है ना, तो बस वो थॉट रह ही जाता है, हम क्रिएट ही नहीं कर पाते उसको। जैसे कि
अब इसको आप सोच के देख सकते हो कि विचारधारा तो आए, बट वो एक समाज का चेंज नहीं ले आया पाया, तो क्रिएट नहीं कर पाया। कुछ एक अच्छे विचार रह गए जो एक नई दुनिया नहीं बना पाए। तो इसको आप वापस इसको क्रिएट कर सकते हो, इसको समाज के साथ जोड़ सकते हो, इसको पॉलिटिकली जोड़ सकते हो, ठीक है, इसको देन इकोनॉमिकली जोड़ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, सीख रहे हैं ना। चौथा था कि द बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। वापस व्हाट आर द बेस्ट लेसन, आप उसको लेके स्टार्ट कर सकते हो। थॉट आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, तो बिटर एक्सपीरियंस, कड़वा, सबसे अच्छा सबक कड़वे, तो कड़वा सच्चाई क्या है, वो जो एक माँ बताती है वो कड़वा सच्चाई है, या हम खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो एक कड़वी सच्चाई है। तो वो बेस्ट लेसन कब होता है, जब हम उससे कुछ सीखते हैं, ठीक है, या फिर सीखते हुए भी उसको लाइफ में अमल नहीं करते। तो इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो उसको। वापस मैंने तो आप लोगों को बता दिया कैसे सोचना है। नेक्स्ट एंगल इसमें डाल सकते हैं, बेस्ट लेसन आर लर्न थ्रू अ बिटर एक्सपीरियंस। बेस्ट लेसन्स आर नॉट लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, इसमें ये वाला एंगल डाल सकते हो, नॉट लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, ठीक है। सम टाइम जो हमारी बेस्ट लेसन होती है वो कड़वे सच्चाई से नहीं, किसी और तरीके से भी आप जान सकते हो, ठीक है। तो वो कभी कभी आप एक्सपीरियंस के थ्रू जान सकते हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में स्ट्रगल नहीं होती लेकिन वो अच्छे इंसान बनते हैं। तो इसमें आप एक वापस एक कोटेशन डाल सकते हो कि द लीडर्स आर बॉर्न और बिल्ड। तो बोलते हैं ना कि कभी कभी एक चीज़ नेचुरल भी हो जाता है, तो सम टाइम बेस्ट लेसन, ठीक है, और वो बेस्ट लेसन का आप बेस्ट लेसन उसको हिस्ट्री के साथ जोड़ो, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोसाइटी आर लर्न थ्रू नॉट बिटर एक्सपीरियंस, मतलब अच्छी चीज़ों के साथ भी आप अच्छी चीज़ सीख सकते हो, ये मतलब आता है। तो उसके साथ आप ये बोलोगे कि भूटान का एक्सपीरियंस दे सकते हो कि भूटान किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता, बट हैविंग अ बेस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स में वो नंबर 1 है। तो बेस्ट लेसन हम ये नहीं है कि लड़ाई करके सीखते हैं, कभी कभी तो बेस्ट लेसन लड़ाई करके भी, बिटर एक्सपीरियंस से भी नहीं सीख सकते, ये एंगल भी डाल सकते हो कि बेस्ट लेसन्स आर नॉट लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, और बिटर एक्सपीरियंस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लर्न द बेटर लेसन, ये भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कड़वी सच्चाई को जान जाते हैं लेकिन उसमें से कुछ सीख नहीं पाते, तो वो वैसे लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाएंगे फिर लाइफ में, तो ऐसे करके आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पहले पार्ट ए का जो क्वेश्चन मैंने एक लिया है उसको देखते हैं, फिर हम पार्ट बी में आएंगे। तो जैसे हाउ टू थिंक मैंने बताया कि कोर्ट का जो ये सच्चाई है, इस तरीके से आपको देखना है। आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल, कलर, तो कलर किस में, कलर का क्या मतलब होता है, कास्ट, रेस, रिलीजन, ऐसे कलर के साथ में आप इसको जोड़ सकते हो। तो यूपीएससी इस पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको डिफाइन करो कि सच्चाई क्या होती है, ठीक है। वाई ट्रूथ कैन नॉट बी कलर, देखा मैंने बोला ना, वाई में सोचो, वॉट में सोचो, पहले आपने वॉट में सोचा, फिर वाई में सोचा कि वाई ट्रूथ कैन नॉट बी कलर्ड। तो यही टॉपिक को व्हाट इज ट्रूथ नोस नो कलर, वाई ट्रूथ नोस नो कलर, हाउ ट्रूथ नोस नो कलर, ठीक है। तो इसमें आपको हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ मैंने जो अभी आपको बताया यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बट ये लिखा हुआ चीज़ से पढ़ना से अच्छा जो एक्सपीरियंस ऐसे में, मतलब जो मैंने लिया है वो एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सब बता रही हूँ। राइट। तो फिर हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं सबको लिंक करो, गवर्नेंस, जस्टिस, साइंस, जर्नलिज्म, ये सब से। फिर इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला पहला ही 100 से 150 के अंदर में आपको कम से कम ये स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि ये वाले में
सत्य को लेके व्हेन महात्मा गांधी सेड सत्यमेव जयते ही मेंट ट्रूथ स्टैंड अबव ऑल डिविजन। ये बहुत ही अच्छा। एक बात बता देती हूँ, गांधी जी, ठीक है, अंबेडकर, ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी है जो आपको यूपीएससी में बचा ले जाएंगे। कहीं पे भी आप ना इनको फिट कर सकते हो, जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो फिट कर लेना। और जितने भी हमारे हिस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं आ जाएंगे, क्योंकि उनकी फ़िलॉसफी इंडिया बहुत आगे तक आज तक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ट्रूथ यूनिवर्सल है, तो इसमें से आप निकाल सकते हो। बॉडी में आपको थोड़ा एथिकल डायमेंशन से स्टार्ट कर सकते हो, हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो कि ट्रूथ नोस नो कलर। तो सच्चाई तो यही थी कि इंडिया जो है वो एक ब्रिटिश की कॉलोनी है और वो हमें स्वराज मिलेगा, वो हमारा राज्य है। तो वो तो सच्चाई थी। तो वो सच्चाई को कितना भी कोई झुटला लो, लेकिन इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस लेके मानी। ये चीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे डायमेंशन मैंने दिया है कि साइंस एंड नॉलेज अगर होगा तो उसमें आप क्या डाल सकते हो, क्या एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। ये जो पीडीएफ है ये आपको SLV IAS के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। मेरा काम था समझाना, आपका काम है समझना और उसके बाद में फिर ये टॉपिक के साथ में रिलेट करना, ताकि एग्जाम्पल्स भी आप समझ सको, ठीक है, राइट। तो अब ये अब देन हाउ टू राइट, पहले देख लिया, सोच लिया, डिवाइड करो, ठीक है, क्लियर सेक्शंस में। पैराग्राफ जो है छोटी छोटी पैरा होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा सरकास्टिक या फिर कुछ समझ ही नहीं आया ऐसे ही मत यूज़ करो। तो एक तरीके से आप इंट्रो, फिलॉसफी, सोशल, पॉलिटिकल साइंस, ये सब कंक्लूजन के साथ में लिख सकते हो। याद रखना, कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक मतलब आगे में आप क्वेश्चन मार्क छोड़ दे के भी सोच सकते हो, या फिर उस तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक एंगल में आपको एंड करने से अच्छा है। तो बीच में कोई एक कोटेशन डाल सकते हो या एंड में कोटेशन डाल सकते हो, दैट यू कैन डू इट, ठीक है। तो बस ज़्यादा ऐसे कोट डाल के जो है बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जहाँ पे भी आप साइड हेडिंग डाल रहे हो वो अवॉइड करो, पॉलिटिकल, सोशल, ये मत डालना, ठीक है। उसके अलावा ना, जब आप पेपर पढ़ते हो तो पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन है, वो एडिटोरियल का जो बीच का सेक्शन होता है, जहाँ पे साइड में 2 एडिटोरियल होते हैं और बीच का जो एक एडिटोरियल होता है, वो एडिटोरियल में आप देखना साइड हेडिंग दिया होगा, जैसे कि द ट्रूथ इज नो कलर, वो आप अभी देख चुके हो, ठीक है। वैसे ही ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इस तरीके से आप जो है उसका ये दे सकते हो, साइड हेडिंग देख सकते हो। कोई कोई जगह पे डाल सकते हो, कोई कोई जगह पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जो पैरा चेंज होगा उसी पैरा में से स्टार्ट करना, ऐसे देखना कि कहीं वो पॉलिटिकली थॉट आप उसको कहीं दिखा सको, ठीक है। तो वो एक जब अंडरलाइन कर रहे हो आप लाइन को, तब वहाँ पे वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वहाँ से ये पैरा कनेक्ट होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सेकेंड, हाउ टू थिंक अबाउट द टॉपिक। हाँ, ये सेकेंड टॉपिक को मैंने लिया। अब सेकेंड टॉपिक को थोड़ा डिकोड करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का पहला टॉपिक था, वापस साइकोलॉजिकली और फिलोसफिकली सोचना है। मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर बाई लीविंग इट अलोन। गंदा, तो मडी वाटर, व्हाट डू यू मीन बाई मडी वाटर? गंदा पानी क्या होता है? अकेला होना क्या होता है, ठीक है। वाटर कैन बी बेस्ट क्लियर लीविंग अलोन, लीविंग अलोन क्लियर्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वॉट, फिर वाई, वाई क्यों गंदे पानी को अकेला छोड़ देने से सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, तो क्यों में आपको देखना है। देन हाउ, ठीक है, वेयर, देन इसी टॉपिक को इम्प्लाई मतलब उसमें अप्लाई करो, पॉलिटिकली सोच के देखो कैसे आप इसको, ये स्टेटमेंट को बैठा सकते हो कि मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लीन इन लीविंग इट अलोन। कभी कभी पॉलिटिकली जो चीज़ें होती है, जैसे कि अगर कोई कन्विक्टेड है तो उसको पॉलिटिकली यहाँ पे इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाता है, तो वो एक चीज़ है, ठीक है। वैसे ही सोशली मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर्ड इन लीविंग इट अलोन, इस तरीके से आपको सोच के देखना है। सम टाइम मडी वाटर इज़ नॉट बेस्ट क्लियर्ड, अकेले छोड़ने से भी नहीं साफ होता है, गंदा पानी गंदा ही रहता है। जैसे कि लोगों की इंटेंशन, बुरे लोग बुरा ही सोचते हैं, आप कितना भी उसके साथ अच्छा कर लो, तो इस तरीके से भी आपको सोचना है, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन देखो इसमें, द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नोज।
वर्ष बहुत कुछ सिखाता है जो दिन कभी नहीं जानते। अब ईयर्स मतलब ये है कि टाइम, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कुछ सिखा देता है, शॉर्ट टाइम बहुत कम एक्सपीरियंस में हम सीखते हैं। तो इसको आप ना ये भी बोल सकते हो कि जो शॉर्ट में जल्दी जल्दी सक्सेस पाना चाहता है वो अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखने से चूक जाएगा। ठीक है, तो एक क्या बोलते हैं जो ये चीज़ को, द ईयर्स मतलब क्या होता है, देन उसके बाद डेज नेवर नोस, तो व्हाट इज़ द डेज नेवर नोस, देन वाई, हाउ, ऐसे। फिर कभी कभी ना द ईयर टीचर्स मच विच द डेज नेवर नोस, बट द ईयर इस एंगल से द ईयर टीचर्स मच विच द डेज नोस, मतलब कभी कभी छोटे से जो झटका होता है वो भी बहुत कुछ सिखा जाता है। तो उल्टा करके भी देख सकते हो कि द ईयर टीचर्स मच विच द डेज नेवर नोस, समटाइम द डेज नोस मच देन द ईयर नोस, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत जल्दी समझ में आ जाता है जो कि एक बहुत कुछ इन्वेस्ट करता हुआ समय नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का प्रिपरेशन में अगर किसी ने 5 अटैम्प्ट लिए तो ये साल का बराबर, अगर किसी ने 1 अटैम्प्ट लिया और वो पहले से सीख चुका है इसलिए उसका 1 अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, आप इस तरह से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लाइवली आप कितना सोच पा रहे हो, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला कि संतोष, या इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन। वॉट डू यू मीन बाई जर्नी? जर्नी मतलब क्या होता है, लाइफ की जर्नी क्या होती है, डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा बोला जाना चाहिए कि लाइफ को एक जर्नी की तरह देखो, डेस्टिनेशन की तरह नहीं, कैसे, कहाँ, ठीक है, ऐसे करके। फिर कभी कभी इट इज़ बेस्ट टू सी नॉट, इट इज़ बेस्ट नॉट टू सी लाइफ एज ए जर्नी, कभी कभी लाइफ को एक जर्नी की तरह मत देखो बट एक डेस्टिनेशन की तरह देखो। ये सेकेंड एंगल, इसमें मतलब कि कभी कभी बस एक मीन्स की तरह मत देखना, इसको गोल की तरह देखना। जीवन का तुम्हारा मकसद ही ऐसा है कि बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी, ठीक है, बट तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ द लाइफ, अगर मुझे ये 2 मिनट में अगर कोट लगाना होता तो मैं लिखाती द पर्पस ऑफ द लाइफ इज़ लाइफ विथ पर्पस। मतलब कभी कभी क्या होता है कि लाइफ एक डेस्टिनेशन पहुंच के ही पता चलता है कि यार ये जर्नी में हमने क्या सीखा, ठीक है, तो ये एंगल भी डाल सकते हो। नेक्स्ट है कंटेनमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ, लक्ष्मी इज़ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो इसमें व्हाट इज़ दिस मीनिंग, कैसे ये वेल्थ कैसे आती है, लक्ष्मी मतलब क्या है और आर्टिफिशियल पॉवर्टी मतलब क्या है, ठीक है। देन कभी कभी संतोष प्राकृतिक संपत्ति है, राइट, इज नेचुरल वेल्थ, लक्ष्मी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। समटाइम ये नॉट अ नेचुरल वेल्थ, नॉट अ नेचुरल वेल्थ एंड लक्ष्मी इज ऑल्सो नॉट आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो इसका मतलब हम लक्ष्मी को थोड़ा पॉजिटिव बोल के इसको थोड़ा नेगेटिव बोलने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो कभी कभी ये पूरा आर्टिफिशियल होता है और आर्टिफिशियल पॉवर्टी मतलब लक्ष्मी जो है आर्टिफिशियल पॉवर्टी नहीं होती। तो अब जहाँ से आप सोच पा सकते हो वैसे ही टॉपिक को चुनना, ठीक है, तो तब जाके ये सारे एंगल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो मतलब कितना सोच के, इसके लिए थिंकिंग कैसे आएगी, आपको क्या करना है, डेली आपको एडिटोरियल और वो टॉपिक पढ़ के थोड़ा अपने आप में एनालाइज करते रहना है। जितने सब्जेक्ट के अंदर आप जाओगे उतना आप एथिकली भी उसको सोच के देखना क्या सही है क्या गलत है, अपनी एक ओपिनियन आप लेके आओगे उसमें, ठीक है, तब जाके आप उसको लिख पाओगे। तो सेकंड वाला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, जैसे कि what success mean to him, he said it was not a destination but a constant pursuit of learning contributing। जैसे मैंने बोला ना मीन्स इंपॉर्टेंट है गोल नहीं, तो वही वाला टॉपिक मैंने उठाया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कोट लिख सकते हो। देन गांधी जी का कोट भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना गांधी जी को अगर वहाँ पे कोट कर रहे हो यहाँ पे कुछ डिफरेंट थिंकर्स के साथ कोट करना। देन फिलोसफिकल आइडिया,
एथिकल, सोशल, इसमें आप फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी का, देन इंटेलेक्चुअल साइड आप न्यूटन्स डिस्कवरी, ठीक है, ये सब चीज़ के साथ में हाउ टू राइट इन यूपीएससी फॉर्मेट, ये भी याद रख लो। हेडिंग को मतलब बहुत ज़्यादा मत डालना, टू मच ऐसे सोशल पॉलिटिकल ऐसे मत करना, थोड़ा सा मिक्स करके चलो, फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस, इंडिया, इस तरीके से छोटे छोटे पैरा रखना, ठीक है। और बहुत मेटाफिजिक मतलब यहाँ पे आप माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब की आप एग्जाम्पल्स देते रहना, करंट एग्जाम्पल्स देते रहना। कंक्लूजन में हमेशा फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग या कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड, एथिकल या एक यूनिवर्सल मैसेज देने की कोशिश करना, उस तरीके से आपका मैसेज जो है पहुंचना चाहिए। बढ़िया इंट्रो और बढ़िया एंड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बीच में भटक जाते हैं, इतना पेज लिखना है, कहीं ना कहीं मान लो भटक गए, भटकने के टाइम पे एंड को सही कर लेना, एंड में बस आ जाना कि भाई पता नहीं मैंने कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, इसीलिए 1.5 पेज का आपका एंडिंग ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ के कम से कम आपका नंबर आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे एस्से के साथ में आपको बताया कि एस्से कैसे लिखा जाता है। अब आपको सोचना है, ये जो 1 साल का जो टाइम है, आप जितना उसमें मेंस के अंदर आप सब्जेक्ट में जाओगे, जितना आप करंट टॉपिक के साथ में इन्वेस्ट करोगे, जितना हमारा क्लासेस चलती है, वो क्लासेस के ऊपर से आपको टाइम जो है वहाँ पे देना है, उस तरीके से आपको कंटेंट सारे जमा करने, तब जाके आप ये सब चीज़ कर पाओगे। तो कल जो है वो है हमारा GS पेपर 1, देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, कैसे इसको लिखना है, इसको लेके एक डिस्कस करते हैं। एंड अभी कंटिन्यू यूट्यूब में, अभी जैसे आज मैंने ऐसे लिया, ट्यूसडे GS 1, वेडनेसडे आपका GS 2, ठीक है, थर्सडे आपका GS 3 एंड फ्राइडे आपका GS 4, इसके साथ में मैं एंड करूँगी। नेक्स्ट वीक आपका वापस इंग्लिश या हिंदी के साथ में हो सकता है, और सोशलॉजी का GS पेपर 1 एक दिन डिस्कस करूँगी और पेपर 2 एक दिन डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ज़रूर मिस मत करना, सारे सेशंस ज़रूर देखना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।